Hello students, welcome again in our channel which is nursing classes. Our today's topic is tuberculosis. आज का हमारा टॉपिक है tuberculosis and in this video we will discuss about the introduction of the tuberculosis, definition of tuberculosis, types or classification of tuberculosis, phases of TB, risk factor or etiology, pathophysiology of tuberculosis, signs and symptoms, diagnostic finding and management of the tuberculosis. So let's start with the introduction of the tuberculosis. It is also known by TB, phthisis, scrofula, king's touch, white plague और कैप्टन ऑफ ऑल दीज मैन ऑफ द डेथ। जो ट्यूबरकुलोसिस है इसे हम टीबी, पिथेसिस, स्क्रोफला, किंग्स टच, वाइट प्लेग और कैप्टन ऑफ ऑल दीज मैन ऑफ द डेथ के नाम से जानते हैं। इट इज़ एन इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस है एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा कॉज होता है and it is first discovered by the Robert Koch in 1882। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है इसे रॉबर्ट कोच ने 1882 यानी 1882 में डिस्कवर किया था। नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज ट्रांसमिटेड बाय रिपीटेड इनहेलेशन ऑफ द इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स cuffed or sneezed into the air by a patient carrying open lesion communicating with the bronchus। जो टीबी बैक्टीरिया है, जो टीबी वायरस है, ये हमारे इन्फेक्टिव ड्रॉपलेट्स के द्वारा अदर पर्सन को ट्रांसमिट हो सकता है। जो इन्फेक्टिव बैक्टीरिया है और जो इन्फेक्टिव ड्रॉपलेट्स हैं, जब पेशेंट कफ करता है, खांसी करता है या स्नीज करता है, छींकता है, तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं पेशेंट की, जो इन्फेक्टेड पेशेंट होता है उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं। जब वो एयर में मिक्स हो जाते हैं तो अदर पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है और डिजीज कॉज कर सकता है। एज यू कैन सी इन दिस इमेज, ड्रॉपलेट फ्रॉम द कफ और स्नीज बाय द इन्फेक्टेड पर्सन। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है, ठीक है ना, तो उसके द्वारा जब छींका जाता है या खांसा जाता है तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं। जब एयर में मिक्स होते हैं तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो अनदर पर्सन के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं, तो जिससे क्या होता है, अनदर पर्सन उस डिजीज से इन्फेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 1962। और ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसे हम बोलते हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसे लॉन्च किया गया था 1962 में। उसके कुछ सालों बाद इसको रिवाइज किया गया जिसका नाम रखा रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम विच इज लॉन्च्ड इन 1993 विद डॉट्स स्ट्रैटेजी। और जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम था, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसको कुछ सालों बाद जब रिवाइज किया गया तो उसको नाम दिया गया रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो 1993 या 1993 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसी के साथ ही जो 1993 है इसमें डॉट्स स्ट्रेटेजी भी स्टार्ट की गई थी। और जो डॉट्स है उसका फुल फॉर्म है आपका डेली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सॉल्ट। Now, definition of the tuberculosis. Tuberculosis is an infectious disease usually caused by Mycobacterium tuberculosis bacteria. Tuberculosis generally affects the lungs but can also affect the other part of the body. जो ट्यूबरकुलोसिस है ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो हमारी यूजुअली मैक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा कॉज होता है। जो ट्यूबरकुलोसिस है ये जनरली हमारे नॉर्मली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में हमारे अदर बॉडी पार्ट को भी अफेक्ट करता है, जैसे हमारी बोन हो गया, ठीक है, और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इनको अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द बैक्टीरिया दैट कॉज टीबी आर स्प्रेड व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीज। जो हमारा टीबी बैक्टीरिया है, ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, ये हमारे एयर में तब स्प्रेड होता है जब पर्सन जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो कफिंग करता है और स्नीज करता है। उसके बाद जो उसके ड्रॉपलेट्स होते हैं हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमारे अदर पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। Now, incidence and epidemiology of the tuberculosis. Pulmonary tuberculosis is the most common bacterial infection involving the lungs in the world. जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है हमारे पूरे वर्ल्ड में मोस्ट कॉमन टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो हमारे लंग्स को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट पॉइंट है इंसिडेंस इज द हाइस्ट इन डेवलप्ड कंट्रीज। द डिजीज अफेक्टिंग मोस्ट कॉमनली द malnourished poor who live in the crowded unhygienic environments। जो ट्यूबरकुलोसिस है इसका जो इंसिडेंट जो रेट है वो हमारी डेवलपिंग कंट्री में ज़्यादा रहता है। और जो हमारी ट्यूबरकुलोसिस है जो डिजीज़ है ये हमारे मोस्ट कॉमनली जो हमारे malnourished पुअर पर्सन होते हैं और जो बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, जो हमारे अनहाइजीनिक इन्वायरमेंट यानी जो हमारे अनहाइजीनिक क्राउडेड इन्वायरमेंट में स्टे करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्यूबरकुलोसिस इन जनरल
इज वन ऑफ द मोस्ट प्रिविलेंट डिजीज इन द वर्ल्ड। जो ट्यूबरकुलोसिस है ये हमारे पूरे वर्ल्ड में मोस्ट प्रिविलेंट या मोस्ट कॉमनली हमारी जो डेवलप होने वाली डिजीज है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब हम बात करेंगे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली बाय ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये हमारे ओनली ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इट इज एसिड फास्ट बेसिलाई विच कॉज लंग इन्फेक्शन। जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये एक एसिड फास्ट बेसिलाई है जो मोस्टली हमारे लंग इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज एबल टू lie dormant within the body for years। जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है ये किसी पेशेंट में या किसी की बॉडी में काफ़ी लंबे ईयर तक काफ़ी सालों तक रह सकता है। नेक्स्ट इज टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। हम बात करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के टाइप्स और क्लासिफिकेशन के बारे में। जो ट्यूबरकुलोसिस के टाइप्स और जो क्लासिफिकेशन है इसको टू पार्ट में डिवाइड किया है, प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस और सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्टली हम बात करेंगे प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस। The infection of an individual who has not been previously infected or immunized is called primary tuberculosis और Gons complex और childhood tuberculosis। अगर कोई व्यक्ति प्रीवियसली यानी पहले पास्ट में कभी ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट नहीं हुआ है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, गोन्स कॉम्प्लेक्स और चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस। सेकंड आपका सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस। The infection that individual who has been previously infected or sensitized is called secondary और post primary और reinfection और chronic tuberculosis। अगर कोई व्यक्ति या कोई इंडिविजुअल पहले ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हुआ है या उससे सेंसिटाइज हुआ है यानी उसका जब ट्रीटमेंट हुआ है तो उसे हम बोल सकते हैं सेकेंडरी और पोस्ट प्राइमरी और रीइंफेक्शन और क्रोनिक ट्यूबरकुलोसिस। अब हम आगे बात करेंगे फेजेस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। फेजेस को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है लेटेंट फेज, सेकंड है एक्टिव और इन्फेक्टिव फेज। लेटेंट फेज में क्या होगा, अ पर्सन कैन हैव टीबी बैक्टीरिया इन देयर बॉडी एंड नेवर डेवलप सिम्टम्स। जो पर्सन है उसके अंदर जो टीबी बैक्टीरिया है वो होगा लेकिन जो टीबी बैक्टीरिया है वो कोई टीबी का सिम्टम्स शो नहीं करेगा, यानी जो ट्यूबरकुलोसिस जो सिम्टम्स होते हैं उसमें कोई सिम्टम्स शो नहीं होंगे। इन मोस्ट पीपल द इम्यून सिस्टम कैन कंटेन द बैक्टीरिया सो दैट दे डू नॉट रेप्लिकेट एंड कॉज डिजीज। और बहुत सारे लोगों में जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें हमारे कुछ टीबी बैक्टीरिया होते हैं लेकिन जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है रेप्लिकेट नहीं होते हैं और डिजीज कॉज नहीं करते हैं। एंड इन दिस केस अ पर्सन विल हैव टीबी इन्फेक्शन बट नॉट एक्टिव डिजीज। और इस केस में क्या होगा, जो पर्सन है उसमें टीबी इन्फेक्शन होगा लेकिन जो टीबी है वो कोई सिम्टम शो नहीं करेगा, यानी वो एक्टिव डिजीज के फॉर्म में नहीं होगा, यानी कोई डिजीज शो नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम एक्टिव और इन्फेक्टिव फेज के बारे में। वेन एवर यूर इम्यून सिस्टम वीकन बैक्टीरिया विल मल्टीप्लाई एंड मेक पर्सन सिक। अगर किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो जो बैक्टीरिया होते हैं, जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं यानी जो माइक्रोबियल ट्यूबरकुलोसिस होते हैं वो रेप्लिकेट होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं और पर्सन को क्या कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, बीमार कर सकते हैं। यानी जो हमारे टीबी के जो सिम्टम्स होते हैं वो पर्सन में सोना स्टार्ट हो जाएगा। देन सिम्टम्स ऑफ टीबी विल अपेयर इन पर्सन एंड पेशेंट इजली इन्फेक्ट अदर पर्सन विथ ड्रॉपलेट थ्रू स्पीक लाफिंग एंड कफिंग। जो पर्सन है, ठीक है, जब किसी पेशेंट के अंदर टीबी बैक्टीरिया एंटर हो गया है और जो उसका इम्यून सिस्टम वीक होगा तो क्या होगा, जो पर्सन के अंदर जो टीबी बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई होंगे और पेशेंट को बीमार कर देंगे। और उसके बाद जो पेशेंट है उसमें ट्यूबरकुलोसिस की जो सिम्टम्स है वो शो होंगे, अपेयर होंगे। और उसके बाद जो पेशेंट है वो ईजिली जो इन्फेक्शन है अदर पर्सन को ट्रांसमिट कर सकता है विद ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। जब पेशेंट स्पीक करेगा और लाफिंग करेगा, कफिंग करेगा तो उसके द्वारा क्या होगा, जो पेशेंट की माउथ की जो बैक्टीरियाज हैं वो हमारे एयर में एज अ ड्रॉपलेट ट्रांसमिट हो जाएंगे और वो अदर पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब हम बात करेंगे कि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। इसमें फर्स्ट हम बात करेंगे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन थ्रू द स्लाइवा। जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है वो हमारे स्लाइवा के थ्रू एयर में फैल जाएगा। कैसे, जब हम स्नीज करेंगे या हम कफिंग करेंगे तो जो हमारे माउथ के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्लाइवा के थ्रू हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं और अदर पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका ड्रॉपलेट में कंटेन 400 बेसिलाई। जो हमारे ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मोस्टली हमारे 400 बेसिलाई कंटेन करते हैं, रखते हैं, जो हमारे काफ़ी टाइम तक हमारे एयर में सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कैन सस्पेंड इन एयर फॉर मैनी आवर्स। जो हमारे काफ़ी टाइम तक एयर में सर्वाइव करेंगे और
ईजिली हमारे अदर पर्सन को इन्फेक्ट कर सकते हैं। देन इनहेलेशन एंड ट्रैपिंग इन डिजिटल एयरवे, और जो हमारे माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरकुलोसिस है, जो बैक्टीरिया है, जब हमारे ड्रॉपलेट के थ्रू एयर में मिक्स हो जाएगा तो जो अदर पर्सन है उसके द्वारा जब एयर को इनहेल किया जाएगा, ठीक है, उसके द्वारा जो इनहेलेशन किया जाएगा तो उसके बाद जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे डिजिटल एयरवे में एंटर कर लेते हैं। देन इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू अदर ऑर्गन, और उसके बाद जो इन्फेक्शन है, जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, वो हमारे बॉडी के अदर ऑर्गन में स्प्रेड हो सकता है, जिसे हम एक्स्ट्रा प्लुमोनरी टीबी भी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर्स ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, यानी पर्सन में या किसी इंडिविजुअल में ट्यूबरकुलोसिस डेवलप होने के कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। फर्स्ट है आपका ओल्डर अडल्ट, स्मॉल चिल्ड्रन, माल न्यूट्रिशन, स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन, डायबिटीज एंड सीकेडी पेशेंट, यानी जो क्रोनिक किडनी डिजीज वाले पेशेंट होते हैं उनमें ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि इन पेशेंट में ऐसा होता है, जैसे मान लो ओल्डर एडल्ट है और स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं, इनमें जो इम्यून सिस्टम होता है वीक होता है, और जब किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और जो बैक्टीरिया होते हैं वो इजिली एंटर करके डिजीज कॉज कर सकते हैं। और स्मोकिंग और अल्कोहल कंजप्शन के द्वारा भी हमारा इम्यूनिटी वीक होने के चांसेस होते हैं और हमारे इन्फेक्शन ज़्यादा डेवलप होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जैसे डायबिटीज़ और सीकेडी वाले पेशेंट होते हैं, इनमें भी जो हमारी इम्यूनिटी है वो वीक होती है और फर्दर जो इन्फेक्शन है सडनली डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट इज पीपल विद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर सच एज रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऐसे लोग जिनको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उनमें हमारी ट्यूबरकुलोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है इसमें जो हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज होते हैं हमारे बॉडी के सेल्स और टिश्यू को किल करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स सच एज दोज लिविंग विद द एचआईवी अंडरगोइंग कीमोथेरेपी एंड टेकिंग क्रोनिक स्टेरॉइड्स, और जो हमारे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, यानी जो हमारे एचआईवी के पेशेंट होते हैं और जो हमारे कैंसर के पेशेंट होते हैं जिनकी कीमोथेरेपी चलती है और जो ज़्यादा क्रोनिक स्टेरॉइड टेक कर रहे हैं, ठीक है, इनटेक कर रहे हैं, ज़्यादा ले रहे हैं, तो उनमें हमारे ट्यूबरकुलोसिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन इन ओवर क्राउडेड हाउस, ऐसे लोग जो हमारे ओवर क्राउडेड प्लेस में रह रहे हैं और ओवर क्राउडेड हाउस में रह रहे हैं, उनमें भी हमारा ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर एक पर्सन ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्ट हो गया तो उससे क्या होगा, जो पूरी फैमिली मेंबर है और जो हमारा प्लेस है, ठीक है, वो जो क्राउडेड प्लेस है वो सब इन्फेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इमिग्रेंट फ्रॉम द एरिया विद हाई टीबी इंसिडेंस, और कोई पर्सन हाई टीबी इंसिडेंस वाले इलाके से लो इंसिडेंस वाले इलाके में माइग्रेट करता है तो जो पर्सन है वो वहाँ के पर्सन को इन्फेक्ट कर सकता है। अब हम बात करेंगे एटियोलॉजी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस यानी कॉजेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। Tuberculosis is caused by a type of bacterium called Mycobacterium tuberculosis. It spreads when a person with active TB disease in their lungs coughs or sneezes and someone else inhales the expelled droplets which contain TB bacteria. जो ट्यूबरकुलोसिस है एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, और ये डिजीज तब स्प्रेड होती है जब टीबी का बैक्टीरिया पर्सन के लंग्स में एक्टिव फेज में होता है, और उसके बाद जब पर्सन या पेशेंट कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो उसके माउथ के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं एयर में मिक्स हो जाते हैं, और जब ड्रॉपलेट्स को अंदर पर्सन द्वारा इनहेल किया जाता है तो जो टीबी बैक्टीरिया है वो अंदर पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी और ट्यूबरकुलोसिस ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, यानी जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है अगर किसी पर्सन की बॉडी में एंटर हो गया है तो जब पर्सन स्नीज करता है, कफिंग करता है, तो उसके जो माउथ के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमारे एयर में मिक्स हो जाते हैं जिसमें हमारे ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया रहते हैं। एंड एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पर्सन की बॉडी में एंट्री होती है वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के द्वारा होती है। एंड बैक्टीरिया इज ट्रांसमिटेड टू एल्वेलाई थ्रू एयरवे, और जो बैक्टीरिया है हमारे एयरवे के द्वारा एल्वेलाई में ट्रांसमिट हो जाता है। देन डिपोजिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, और उसके बाद हमारे लंग्स में बैक्टीरिया का डिपोजिशन और मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। देन बेसिलाई आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडीज ऑर्गन, ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ नोड, और जो बेसलाई हैं हमारे बॉडी के अदर पार्ट में और अदर ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, और उसके बाद हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें और लिम्फ नोड में भी हमारे टीबी के बेसलाई होते हैं वो एंट्री कर जाते हैं। उसके बाद इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाता है और टीबी डेवलप हो जाता है। नाउ साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के हम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम क्लासिकल साइन ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। पहले पेशेंट को उसमें क्या होगा, प्रोग्रेसिव कफ होना स्टार्ट हो जाएगा अप टू 2 वीक्स, 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से ज़्यादा पेशेंट को खांसी होगी। नाइट स्वेट एंड स्लीप हाइपरहिड्रोसिस, और पेशेंट को नाइट स्वेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी जिसे हम बोलते हैं स्लीप हाइड्रोहिड्रोसिस। वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा पेशेंट का,
लो ग्रेड फीवर होगा और हेमोपेटाइसिस होगा, यानी उसके स्पुटम में ब्लड निकलेगा। और हमारे कुछ अदर सिम्टम्स हैं आपके, जैसे चिल्स हो गया, पेशेंट को अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो उसको फीवर और चिल्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। साथ में नोजिया और वोमिटिंग होने के चांसेस भी होंगे, और ब्रीदिंग की डिफिकल्टी यानी डिस्निया होगा पेशेंट को, एनोरेक्सिया होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा पेशेंट में, फटीग होगा, पेशेंट को बहुत थकान महसूस करेगा जब भी कोई वर्कआउट करेगा, ठीक है, कभी वॉकिंग करेगा, कभी सीढ़ियाँ चढ़ेगा, तो पेशेंट को फटीग होगा, और पेशेंट को चेस्ट पेन होगा। एंड इनलार्ज लिम्फ नोड ऑफ द पेशेंट के जो लिम्फ नोड है उनमें इनलार्जमेंट हो सकती है। अब हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट की पास से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। सेकंड आपका ट्यूबरकुलिन टेस्ट करेंगे, और जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है इसको हम मॉन्टेस टेस्ट, मेंडल मॉन्टेस टेस्ट और परक्यूट टेस्ट के नाम से जानते हैं। और जो हमारा मॉन्टेस टेस्ट है इसमें हम इंजेक्शन ऑफ पीपीडी, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, इंटरडर्मल डोज 0.1 ml टू इनर सरफेस ऑफ द फोर आर्म। और जो हमारा मॉन्टेस टेस्ट है इसमें हम एक इंजेक्शन ऑफ पीपीडी हम इंजेक्ट करते हैं पेशेंट में, और जो पीपीडी है यह एक प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव का एक सब्सटेंस होता है जिसे पेशेंट के इंट्राडर्मली हम इंजेक्ट करते हैं, और जो इसकी डोज है वो आपकी है 0.1 ml, जिसे हम पेशेंट के इनर सरफेस ऑफ फोर आर्म में इंजेक्ट करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, दिस इज द टेस्ट ऑफ मॉन्टेस टेस्ट। इसमें हम जो फोर आर्म है उसमें पीपीडी का इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं ताकि जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसकी ससेप्टेबिलिटी को डिटेक्ट कर सकें। आगे बढ़ते हैं टू फाइंड आउट द ससेप्टेबिलिटी ऑफ द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और जो हम मॉन्टेस टेस्ट करते हैं इसमें हम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ससेप्टेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इज डिटर्मिनेशन 10 mm और ग्रेटर ड्यूरेशन आफ्टर 48 टू 72 आवर्स। अगर जो हमारा ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट है, जो हमारा मॉन्टेस टेस्ट है, और उसका डायामीटर 48 टू 72 आवर के अंडर 10 mm या उससे ज़्यादा हो जाता है तो जो पेशेंट होगा वो ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं, इफ डायमीटर इज 6 to 9 mm इज डाउटफुल, एंड इफ लेस देन 6 mm दैट टाइम इट इज नेगेटिव। अगर जो डायमीटर है उसकी जो लेंथ है वो 6 to 9 mm होगी तो जो पेशेंट है वो ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी। इसके लिए जो पेशेंट है उसका ट्यूबरकुलिन टेस्ट या मॉन्टेस टेस्ट दोबारा किया जाएगा। और अगर जो डायमीटर है उसकी लेंथ 6 mm से लेस है, ठीक है, 6 mm से कम है, तो पेशेंट टीबी नेगेटिव होगा। 5 mm इन HIV एड्स और इम्यून सप्रेसिव पेशेंट, देन टीबी इज पॉजिटिव। अगर जो हमारे इम्यून सप्रेसिव वाले पेशेंट होते हैं यानी HIV एड्स और जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं उनमें डायमीटर 5 mm हो तो जो पेशेंट है वो क्या होगा, टीबी पॉजिटिव होगा। अगला टेस्ट है हमारा चेस्ट एक्सरे टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ द लीजन और नोडुलर कैल्सिफाइड पैचेस सीन। और जो हमारा चेस्ट एक्सरे है इसमें हमें लीजन्स और कुछ कैल्सिफाइड पैचेस देखने के लिए मिलते हैं जिसे हम गॉन्स कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो हमारे वाइट पैचेस हैं ये हमारे क्या हैं, गॉन्स कॉम्प्लेक्स हैं जो ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पुटम कल्चर, यानी जो स्पुटम कल्चर है ये हमारे जो टीबी वाला पेशेंट होता है उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। नेक्स्ट है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट विच इज कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एक्स्ट्रा प्लमोनरी ट्यूबरकुलोसिस। जो पीसीआर टेस्ट है यानी जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट है ये हमारी जो एक्स्ट्रा प्लमोनरी ट्यूबरकुलोसिस होते हैं उनके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट है क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट यानी क्यूएफटी टेस्ट। इट इज़ अ रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो क्वांटिफेरॉन टीबी टेस्ट है ये रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इन दिस ब्लड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेशेंट एंड प्लेस्ड इन द चैम्बर अलॉन्ग विद द माइक्रोबैक्टीरिया एंटीजेंस। और इसमें जो पेशेंट की बॉडी है उससे ब्लड कलेक्ट किया जाता है और उसका जो ब्लड है उसे एक चैम्बर में रखा जाता है माइक्रोबैक्टीरियल एंटीजन के साथ। If the patient is infected with tuberculosis organism, the lymphocyte in the blood will recognize these antigens and secrete gamma interferon, which is a cytokine produced by lymphocytes. अगर कोई पेशेंट टीबी बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड होता है तो जो हमारे ब्लड के लिम्फोसाइट्स होते हैं वो इस बैक्टीरिया और एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारी बॉडी के लिम्फोसाइट्स होते हैं और वो एक साइटोकाइन प्रोड्यूस करते हैं जिससे गामा इंटरफेरॉन सिक्रेट होता है।
अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट यानी ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। द मोस्ट कॉमन मेडिकेशन यूज टू ट्रीट ट्यूबरक्लोसिस इंक्लूड, जो हमारी ट्यूबरक्लोसिस है इसमें कुछ हमारी मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली मेडिकेशन है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ड्रग। इसमें आते हैं आपके आइसोनियाजेड, रिफेप्टिन, इसे हम रिफेक्टिन या रिमेक्टिन भी बोल सकते हैं, और एथेम्बिटोल या माइम्बिटोल भी बोल सकते हैं, पैराजिनामाइड और स्टेप्टोमाइसिन। आइसोनियाजेड, इट इज मोस्ट कॉमन ड्रग यूज्ड इन ट्यूबरक्लोसिस। जो आइसोनियाजेड है ये हमारी मोस्ट कॉमन यूज होने वाली ड्रग है ट्यूबरक्लोसिस में। रिफेप्टिन, इट इज सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी, और जो रिफेप्टिन है ये हमारी प्रेगनेंसी में सेफेस्ट ड्रग है। और एथेम्बिटोल, इट इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग एंड विच इनहिबिट द बैक्टीरियल ग्रोथ। जो एथेम्बिटोल है एक बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग है जो हमारी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करती है यानी रिड्यूस करती है। नेक्स्ट आपका पैराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन, विच इज मोस्ट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। जो हमारी पैराजिनामाइड और स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये हमारे प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज एडमिनिस्टर पैरोक्सिन टू प्रिवेंट द विटामिन B6 डेफिशिएंसी एंड टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूरोटॉक्सिसिटी। जब किसी पेशेंट को आइसोनियाजिड ड्रग प्रोवाइड की जाती है तो उसके द्वारा पेशेंट में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होने लगती है, और उसमें न्यूरोटॉक्सिसिटी से पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए पैराडॉक्सिन प्रोवाइड किया जाता है। If the skin test is positive, the patient should be treated with the isoniazid 300 mg daily for 9 to 12 months. इफ स्किन टेस्ट इज पॉजिटिव, यानी जब पेशेंट में जो ट्यूबरक्लिन टेस्ट है यानी जो मॉन्टेस टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है तो पेशेंट को आइसोनियाजिड 300 mg डेली प्रोवाइड किया जाता है 9 to 12 मंथ के लिए, ठीक है, 9 से 12 महीने के लिए। ऐसे पेशेंट को जिसमें ट्यूबरक्लिन टेस्ट या मॉन्टेस टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उनको डेली 300 mg आइसोनियाजिड 9 से 12 महीने के लिए प्रोवाइड की जाती है। अब हम बात करते हैं सेकंड लाइन ड्रग्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। इसमें आते हैं हमारे कैप्रोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, एमिकासिन, मैक्रोलाइड्स और लीवोफ्लोक्सासिन। ये हमारे कुछ सेकंड लाइन ड्रग्स हैं जो ट्यूबरक्लोसिस की ट्रीटमेंट में पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट आपका डॉट्स थेरेपी। पेशेंट को डॉट्स थेरेपी प्रोवाइड की जाती है, यानी जो डॉट्स है इसका फुल फॉर्म आपका डेली ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉट। जब पेशेंट को डॉट्स थेरेपी प्रोवाइड की जाती है तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के अंडर पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड कराई जाती है। इसके अंदर आते हैं हमारे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। इसको एमडीआर थेरेपी प्रोवाइड कराते हैं जिसमें हम कुछ ड्रग्स का कॉम्बिनेशन प्रोवाइड कराते हैं। और एमडीआर के अंदर हम आइसोनियाजिड और रिफेप्सिन दो मेडिकेशन की कॉम्बिनेशन से ड्रग प्रोवाइड कराते हैं। और इसमें इंटेंसिव फेज है हम 6 ड्रग प्रोवाइड कराते हैं 6 मंथ के लिए, और कंटिन्यूस जो फेज होती है इसमें हम 4 ड्रग्स प्रोवाइड कराते हैं 18 मंथ के लिए। नेक्स्ट आपका एक्सटेंसिव ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस यानी एक्सटीआर। और एक्सटीआर थेरेपी के अंदर हम आइसोनियाजिड, रिफेप्सिन, 1 फ्लोरोक्विनोन और 1 इंजेक्टेबल ड्रग, इन 4 ड्रग्स का हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं एक्सटीआर थेरेपी के अंदर। अब हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाइल प्रोवाइडिंग द ड्रग्स टू द पेशेंट। जब हम किसी पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड कराते हैं उसमें क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी या नर्सिंग रोल होते हैं। एलएफटी बिफोर गिविंग आइसोनियाजिड, किसी पेशेंट को आइसोनियाजिड प्रोवाइड कराने से पहले हमको एलएफटी टेस्ट करना जरूरी होता है। नेक्स्ट आपका एडमिनिस्टर एस्नियाजिड 1 आवर बिफोर और 2 आवर आफ्टर द मील बिकॉज फूड में डिले एब्जॉर्प्शन। जब किसी पेशेंट को आइसोनियाजिड ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है उससे पहले हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। कभी कोई पेशेंट है उसको खाना खाने से 1 घंटे पहले ही हमको या तो ड्रग प्रोवाइड करना चाहिए, और पेशेंट ने खाना खा लिया है, ठीक है, मील इनटेक कर लिया है, तो उसके 2 आवर्स बाद हमको आइसोनियाजिड ड्रग प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि जो फूड है ये हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन को डिले कर देता है। नेक्स्ट आपका एडमिनिस्टर आइसोनियाजिड एटलीस्ट 1 आवर बिफोर एंटासिड। और कभी भी पेशेंट को आइसोनियाजिड ड्रग के साथ एंटासिड प्रोवाइड नहीं की जाती है, बल्कि जब भी किसी पेशेंट को एंटासिड देना होता है तो उससे 1 आवर्स पहले 1 आवर पहले ही हमको आइसोनियाजिड ड्रग प्रोवाइड करानी है। नाउ प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, इन दिस फर्स्ट इज यूज मास्क। हमें मास्क कंटिन्यू यूज़ करना चाहिए ताकि जो हमारे एयर में ड्रॉपलेट्स होते हैं वो हमारे एयर में एंटर ना हो पाए। नेक्स्ट आपका BCG वैक्सीन से प्रोवाइड होनी चाहिए पेशेंट को, जो हमारी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। और जो BCG है इसका फुल फॉर्म आपका बेसिलाई कैलेमिटी ग्यूरिन। और रेगुलर मेडिकल फॉलोअप के लिए बोलना है पेशेंट को। एंड आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, और पेशेंट को आइसोलेट करना है अगर कोई पेशेंट टीबी पॉजिटिव है तो। वेंटिलेशन प्रोवाइड कराना है पेशेंट को प्रॉपर, और नेचुरल सनलाइट में रखना होता है हमको पेशेंट को और अदर पर्सन को, क्योंकि जो हमारी नेचुरल सनलाइट होती है इसमें बहुत सारी ऐसे रेज होती हैं जो हमारे बैक्टीरियाज और वायरसेस को किल करती हैं। Thank you students for watching this video. Please don't forget to subscribe, like or share this video for more updates.